स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे मेरा सिलेक्शन जो है ग्रुप डी के कौन सी पोस्ट पे है। तो मैं पॉइंट्समैन में हूँ। पॉइंट्समैन की पोस्ट पे मैं कैसे आया, कब मैंने तैयारी की, कौन सी वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ, किस तरीके से मैंने तैयारी की, ये मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो गलत तरीके से तैयारी करते हैं। तो उसके हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो वर्तमान में जो है मैं नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे के अंदर अंबाला डिवीज़न के अंतर्गत पॉइंट्समैन के पद पर हूँ। तो जो 2019 की वैकेंसी आई थी, ग्रुप डी 2019 की, उस टाइम मैंने इसका फॉर्म डाला था। इसके एग्ज़ाम हुए थे 2022 के अंदर, यानी कि 3-4 सालों तक ये वैकेंसी अटकी रही। तो उस टाइम जब 2019 में मैंने फॉर्म डाला था, उस टाइम मेरी इतनी तैयारी नहीं थी। उस टाइम इतनी मेरी तैयारी नहीं थी कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँ। लेकिन उसके बाद जो मुझे टाइम मिला, उसके अंदर उस टाइम मिला, उसमें मुझे टीचर भी मिल पाए और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उस चीज़ का। एग्ज़ाम लेट होने का मुझे फ़ायदा हुआ, क्योंकि उस वजह से ही मेरा सिलेक्शन हो पाया। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से मैंने तैयारी की, क्या-क्या हुआ, ठीक है? तो जब 2019 में फॉर्म भरा था, उस टाइम में मुझे ये जानकारी भी नहीं थी कि कौन-कौन सी पोस्ट पे क्या-क्या काम होता है, किस तरीके से होता है, कुछ पता नहीं था। फॉर्म भर दिया, चले आए, तैयारी करनी शुरू कर दी। शुरुआत में मैंने क्या करा कि एक कोचिंग सेंटर में गया, कुछ दोस्त भी जा रहे थे, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे तैयारी करनी होती है। मैं कोचिंग सेंटर में गया। वहाँ जाने के बाद मैंने 3 महीने तक उस कोचिंग सेंटर में तैयारी की, 3 महीने की फ़ीस दी, मैंने वहाँ तैयारी की। 3 महीने में जो मेरा वहाँ जो टेस्ट होता था, तो उसमें जो 100 नंबर का टेस्ट होता था, तो मैक्सिमम वहाँ जो स्टूडेंट है, वहाँ 70 से 75 नंबर तक मैक्सिमम वहाँ के स्टूडेंट स्कोर कर पाता था। मेरा स्कोर रहता था 60 से 65 के आसपास। तो टॉप 10, टॉप 20 के अंदर, टॉप 15 के अंदर मैं आ जाता था। तो मुझे लगा कि ठीक है, तैयारी तो ठीक-ठाक हो रही है। फिर मैं कोशिश करता था कि मैं भी 70-75 नंबर लेके आऊँ, तो ये कैसे करूँ मैं? मैंने बहुत कोशिश की। जो जो उन्होंने पढ़ाया, जो उन्होंने तैयारी करवाई कोचिंग सेंटर वालों ने, उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत करने की कोशिश की। लेकिन मैं एक बार भी 65 से ऊपर नहीं बढ़ पाया स्कोर में। फिर मुझे तैयारी हो गई, चलो ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ से कोचिंग सेंटर से, ठीक है, 3 महीने का कोर्स हो गया, उसके बाद मैं आ गया। उसके बाद मैंने जो है खुद से ही इधर-उधर से टेस्ट सीरीज़ से टेस्ट देने शुरू किए। अब मेरा स्कोर 100 में से 50 नंबर आने लगा। अब मैं हैरान हो गया कि मतलब ये क्या हो रहा है? जो 100 में से जहाँ मैं 60-65 नंबर लेके आ रहा था, अब तो मेरा 50 ही स्कोर आ रहा है। क्योंकि कोचिंग सेंटर वालों ने सेट ही उस तरीके से सेट कर रखे थे कि बंदे के इतने नंबर आ सकें, या उन्होंने उस हिसाब के क्वेश्चन सेट कर रखे थे। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की, एग्ज़ाम में नंबर नहीं बन पा रहे थे, तैयारी करता रहा। फिर किसी पड़ोस में एक लड़के ने बताया कि एक टीचर है मैथमेटिक्स के, मैथ अच्छी पढ़ाते हैं, तो अगर तू चाहता है कि अपने तैयारी करें तो कम से कम 10-12 स्टूडेंट जोड़ने होंगे, फिर तो वो आ जाएँगे पढ़ाने के लिए, नहीं तो वो नहीं आ पाएँगे। तो इस तरीके से वो 10-12 स्टूडेंट हो गए, वो पढ़ाने के लिए आने लगे। तो उन्होंने उनसे मैथ मैंने पूरी कवर की, बहुत अच्छी मैथ पढ़ाई उन्होंने, मैथ का एक-एक कांसेप्ट उन्होंने मुझे कवर करवा दिया। पूरी की पूरी मैथमेटिक्स मैंने वहाँ से कंप्लीट कर ली। उन्होंने इस लेवल तक का पढ़ाया कि आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहो, तो आप दे सकते हो। उससे लेवल ऊपर का ही आप एग्ज़ाम पास कर पाओगे, उससे नीचे की तो आपको टेंशन है ही नहीं। वो तो आप आराम से कर पाओगे। और मुझे सिर्फ़ ग्रुप डी के लिए तैयारी करनी थी, ठीक है? तो ग्रुप डी में भी ये मत सोचो कि ग्रुप डी में ईज़ी मैथ आती है, ईज़ी नहीं है। मैथमेटिक्स भी अच्छी आती है, रीज़निंग भी अच्छी आती है। तो तैयारी करता रहा, लगभग उन्होंने एक साल तक मैथमेटिक्स धीरे-धीरे चलती रही, क्योंकि वो बीच-बीच में बीमार हो जाते थे थोड़ा। तो ऐसे चलते-चलते, क्योंकि स्टूडेंट कभी कम हो रहे थे, स्टूडेंट भी कम हो गए थे, लास्ट में तो हम 3-4 स्टूडेंट ही बचे थे उनके पास। जैसे-जैसे मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग होती गई, वैसे-वैसे मेरी रीज़निंग भी स्ट्रॉन्ग हो गई। मैथ जिसकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लगभग रीज़निंग भी उस बंदे की स्ट्रॉन्ग हो ही जाती है। इस तरीके से मैं तैयारी करता गया मैथमेटिक्स के लिए। अब जब मैथमेटिक्स ये 2020-21 आ गया था, तब तक जाते-जाते मैं मैथमेटिक्स और रीज़निंग पे ही चलता रहा। उसके बाद मुझे पता लगा कि साइंस भी करनी पड़ेगी तैयार। फिर मैंने साइंस तैयार की साथ में। साइंस के लिए मैंने क्या किया, एनसीईआरटी
9th और 10th दोनों कंप्लीट तैयार की, कई बार पढ़ी मैंने उनको, बहुत अच्छे से तैयार की। उसके अलावा सिप्रा मैम, उनके नोट्स बनाए, ठीक है, उनसे तैयारी की, जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। उसके अलावा साइंस मैग्नेट का जो चैनल है, वहाँ से भी मैंने वो भी पढ़ाते थे शायद उसमें वाईफाई स्टडी पे, तो उनसे भी तैयारी की। वहाँ से मैंने तैयारी करता गया। लगभग जब 2021 के बाद, 21 से जब आधा निकल गया था, उसके बाद तक ये सब कुछ चलता रहा। मेरी तैयारी लगभग ठीक ठाक अच्छी हो गई थी। उस टाइम मैंने एनटीपीसी का मेंस दिया, प्री तो मेरा निकल गया था, मेंस दिया। मेंस देने के बाद मुझे पता लगा कि जो मेरी रीजनिंग है उसके अंदर अभी भी बहुत सी कमियां हैं। मैथ तो ठीक ठाक हो गई थी, अच्छी हो गई थी, लेकिन रीजनिंग में बहुत कमी थी और जीके बहुत ही कमज़ोर था। तो वो मेरा मेंस पास नहीं कर पाया मैं एनटीपीसी का। और फिर मैंने क्या किया, रीजनिंग पे अच्छे से ध्यान देना शुरू किया। जैसे ही एनटीपीसी का मेंस ख़त्म हुआ, उसकी आंसर की आई, मैंने सारी आंसर की कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करा, आजकल मिल जाती है सब जगह, तो वहाँ से मैंने एनटीपीसी की आंसर की निकाली। वहाँ से मैंने पूरी की पूरी एनटीपीसी की रीजनिंग सॉल्व करी। वो जो रीजनिंग आई हुई है ना, वो रीजनिंग अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत सा मैटर आप क्लियर कर जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वहाँ से मैंने रीजनिंग कंप्लीट की। रीजनिंग की मेरे पास कोई बुक नहीं है, ना मैंने कभी बुक खरीदी, ना ही मैंने कभी नोट्स बनाए ज़्यादा। थोड़ा बहुत लिखा लेकिन नोट्स भी नहीं बनाए। तो रीजनिंग का बस ऐसे ही चलता रहा, यूट्यूब से पढ़ ली, इधर उधर आंसर की देखी, उनमें से जो है निकाल लिए। और यूज रीजनिंग के लिए जो मैंने फॉलो किया, वो किया मैंने बलराम सर, जो चैनल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बलराम सर हैं। बलराम सर रीजनिंग के नाम से सर्च करेंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। वहाँ से मैंने रीजनिंग पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली। अब मेरी रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। मैथमेटिक्स, साइंस में मैंने एनसीईआरटी 10th 9th और 10th भी पढ़ी, और एक दो यूट्यूब चैनल मैंने आपको बताए, वो भी मैंने फॉलो किए। अब बचता है जीके। जीके के लिए मैंने पूरी की पूरी लूसेंट पढ़ी है, ठीक है। लगभग 2 से 3 बार मैंने पढ़ी थी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पूरी की पूरी पढ़ पाया, कुछ चीज़ें उसमें मैंने छोड़ी, ठीक है। जैसे इकोनॉमी का जो टाइप है पूरा का पूरा, वो मैंने छोड़ ही दिया था, नहीं पढ़ा मैंने। तो मतलब बहुत सी चीज़ें मैंने इस तरीके से कवर कर ली थी। इसके बाद मेरा एग्ज़ाम पड़ा था ये 2022 के अंदर। मेरा एग्ज़ाम था 15 सितंबर को, 15 सितंबर 2022 को, सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम पड़ा था। एग्ज़ाम दिया तो मैंने वहाँ 92 क्वेश्चन का अटैम्प्ट लिया। 92 क्वेश्चन जब अटैम्प्ट किए मैंने, तभी मेरे को यकीन हो गया था कि 70 प्लस तो मैं आराम से बचा पाऊँगा। फिर इसके लगभग 1 महीने बाद 14 अक्टूबर 2022 को ही इसके आंसर किया रिलीज़ कर दी थी। आंसर की जब चेक की तो मुझे पता लगा कि मेरे 92 में से 9 क्वेश्चन मैंने गलत किए, 3 ने मेरे नेगेटिव में कट गए, तो इस हिसाब से 12 नंबर मेरे कट गए। 80 नंबर का मेरा रो स्कोर बच गया था। इसमें क्या था, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर मेरे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे, 30 में से मेरा एक ही क्वेश्चन गलत हुआ। और मैथ के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन थे, 25 में से 2 क्वेश्चन गलत हुए। साइंस के जो साइंस का जो पोर्शन है उसमें से 25 में से मैंने 24 किए थे, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन वहाँ से गलत हुए थे। और ऐसे ही जो जीके हैं उसमें भी मैंने जीके के अंदर 7 क्वेश्चन मैंने जीके में छोड़े थे और एक साइंस में छोड़ा था, 8 ही क्वेश्चन छोड़े थे। तो 7 जो जीके में छोड़े थे, उसके अलावा भी 2-3 उधर से भी गलत निकले गए। तो ऐसे करके मान के चलो ये आपका 51 नंबर मेरे मैथ रीजनिंग में बन गए थे, और 29 नंबर मेरे जीके में और साइंस में मिला के बन गए थे। तो ये कुल मिला के 80 नंबर का मेरा जो है रो स्कोर बच गया था। इसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो उसमें मुझे नॉर्मलाइजेशन में तो कुछ मिला नहीं, एक आधा नंबर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, क्योंकि इजी शिफ्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने नंबर नहीं बढ़ाए, ठीक है, नहीं बढ़ाए, ठीक है, स्कोर भी अच्छा था। और पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस में बहुत बड़ी गलती कर रखी थी। पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर मेरा जो है पहला पोस्ट प्रेफरेंस था पॉइंट्समैन, दूसरा प्रेफरेंस मैंने डाल रखा था ट्रैक मेंटेनर 4। अब ये कैसे हुआ कि मैंने किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस डाले, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे मैं जब ये फॉर्म निकले थे तो उस टाइम मैं जब फॉर्म भरने गया तो वहाँ मैंने उनको ये बोला कि जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, वो सबसे ऊपर डाल दो।
क्योंकि सब यही करते थे, जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उसको सबसे ऊपर रखो, जिस ज़ोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उस ज़ोन से फार्म डाल दो। ऐसा ट्रेंड सा चल रहा था, सभी ऐसा ही कर रहे थे, मैंने भी जाके ऐसे ही बोला, मैं क्या ज़ोन में वैकेंसी किस में ज़्यादा है, नॉर्दर्न रेलवे में, इसी में डालो। सबसे ज़्यादा पोस्ट किसकी है, ट्रैक मेंटेनर 4, इसमें डाल दो ऊपर प्रेफरेंस। वहीं कोई एक बैठा था बंदा, तो वो शायद रेलवे का था या कौन था मुझे नहीं पता, पर उसने जो किया मेरे लिए अच्छा ही किया। उसने मुझे ये बताया कि आप है ना पॉइंट्समैन की पोस्ट को ऊपर रखो, उसके बाद आप किसी भी पोस्ट को आप नीचे डाल दो, आपकी मर्जी है, लेकिन पोस्ट पॉइंट्समैन का पोस्ट जो है प्रेफरेंस जो है वो पहले नंबर पे रखो। मैंने वो उसके कहने से पोस्ट प्रेफरेंस में पहले नंबर पे पॉइंट्समैन रख दिया। उसके बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी ट्रैक मेंटेनर में थी, वो रख दी। ऐसे करते करते मैंने सारे प्रेफरेंस लगा दिए। सबसे लास्ट जो प्रेफरेंस था वो था हॉस्पिटल अटेंडेंट का, क्योंकि उसमें वैकेंसी सबसे कम थी उसके अंदर। इस तरीके से मैंने उसमें फॉर्म भर दिया। अब मुझे ये डर लग रहा था कि चलो एक बार नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन ये सोच रहा था कि पॉइंट्समैन की मिल जाए। ट्रैकमैन, हालांकि ट्रैकमैन की भी जॉब अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि चलो और अच्छा मिल जाए। पॉइंट्समैन में क्या है, प्रमोशन जल्दी हो जाता है। आप गार्ड बनने के लिए, लोको पाइलट ये सॉरी गार्ड बनने में, आपको टीटीटीसी बनने में, इनमें फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा जो आप स्टेशन मास्टर बनने में आपको फ़ायदा मिलता है, स्पेशल कोटा होता है तो उसमें आपको फ़ायदा मिल जाता है। तो पोस्ट प्रेफरेंस भी आप देख के डालनी चाहिए आपको। और तैयारी करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके ऊपर आप तैयारी करने के बारे में देख लीजिएगा किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। बाकी मैंने अपना बता दिया है कि मैंने कहाँ से शुरुआत की। तो आपको ज़्यादा कोचिंग सेंटरों के चक्करों में नहीं घूमना है। मेनली आपको तैयारी में मैथ रीजनिंग में आप किसी भी टीचर को पकड़िए, वहाँ से आप कवर कीजिए सारा मैथ रीजनिंग के लिए। साइंस के लिए एनसीईआरटी 9th-10th जरूर कवर करनी है। और जी के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है, और करंट अफेयर का तो अलग से है ही, करंट अफेयर आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जैसे ही मतलब आंसर किया ही, तो मुझे समझ में आ गया था कि ठीक है 80 नंबर तो बहुत है, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे मेरा पोस्ट प्रेफरेंस कुछ भी है, एक ना एक पोस्ट तो मिल ही जाएगी। पर थोड़ी टेंशन सी रहती थी कि कौन सी मिलेगी, क्या मिलेगी, थोड़ा होता ही है बंदे को। तो उसके लगभग 1 से 2 महीने लग गए थे, लगभग 2 महीने लगे थे। उसके बाद उसका रिज़ल्ट आया तो मुझे पता लगा कि ठीक है, मेरे नॉर्मलाइजेशन में जो है कोई नंबर नहीं बढ़ा, मेरे को पॉइंट नंबर बढ़ा कुछ। तो मेरा जो रो स्कोर है वो 80 था, नॉर्मलाइज करके भी 80 ही रहा, उसमें कोई क्वेश्चन जो है वो गलत और नहीं हुए। इसके अलावा जैसे उसमें जो मेरी शिफ्ट थी उसके अंदर कुल मिला के 32,585 कैंडिडेट उस शिफ्ट के अंदर अपीयर हुए थे, जिसमें से 32,512 कैंडिडेट जो है मेरे से पीछे थे। यानी कि 73 कैंडिडेट ऐसे थे जो या तो मेरे बराबर थे या मेरे से ऊपर थे। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग उस शिफ्ट के अंदर मेरी ये रैंक रही थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता था कि ठीक है पॉइंट्समैन की पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है उस टाइम में काफ़ी अच्छी पोस्टें थी, लगभग 600-700 के आसपास पोस्ट तो ये थी ओबीसी की। इसके अलावा जनरल की भी पोस्ट थी। तो मुझे ये था कि यूआर से यानी जनरल से ही मेरा हो जाएगा फाइनल। उसके बाद लगभग 2 महीने बाद जब रिज़ल्ट आया तो उसमें पता लगा कि ठीक है, मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया था पीईटी के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। अब पीईटी की तैयारी के लिए भी मेरे साथ बहुत मतलब थोड़ी परेशानियां हुई। जैसे पीईटी की तैयारी करनी थी तो मैंने कभी रनिंग की ही नहीं, पहले बिल्कुल भी रनिंग नहीं की, कभी मैंने दौड़ भाग करी ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैं तैयारी करता था, आसपास में एक ग्राउंड था वहाँ जाता था डेली, वहाँ तैयारी करके मैं तैयारी करता रहा। 2-3 महीने का 3-4 महीने का आराम से टाइम मिल गया था तैयारी करने के लिए। तो शुरुआत जब मैंने की तो मेरा टाइम आता था लगभग 4.5 मिनट का आता था। 4.5 मिनट से ऊपर मुझे टाइम लग जाता था, 5 मिनट के आसपास का टाइम लग जाता था 1 किलोमीटर करने में। धीरे धीरे मैंने उस टाइम को कम करता गया और मैं 3 मिनट 45 सेकंड तक उस टाइम को ले आया 1 किलोमीटर की रनिंग करने के लिए। जब मैंने फिर मेरा फिजिकल आया, फिजिकल मेरा अम्बाला में ही हुआ। अम्बाला में मैंने फिजिकल दिया, फिजिकल देने के बाद लगभग मेरा 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर में 1 किलोमीटर क्लियर हो गया था।
फिज़िकल भी बढ़िया हो गया। फिज़िकल जब हो गया उसके लगभग 2 महीने बाद जो है उन्होंने वो जारी कर दिया कि आपको डीवी और मेडिकल देना है। तो डीवी मेडिकल के लिए मुझे बुलाया गया। तो डीवी मेडिकल जो है मेरा लखनऊ में हुआ। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए और वहीं मेडिकल हो गया था। डीवी मेडिकल होते ही मुझे ये पता लग गया था कि ठीक है, मेरा A2 मेडिकल कैटेगरी तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लगभग 2 महीने बाद फिर उन्होंने जो है फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। उसके अंदर मुझे पॉइंट्समैन की पोस्ट अलॉट कर दी गई। पॉइंट्समैन की पोस्ट मुझे मिल गई थी। फिर उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद ऐसा कुछ मार्च, अप्रैल और मई में हमें बुलाया गया जॉइनिंग के लिए। तो वहाँ भी फिर से दोबारा से डीवी होता है, मतलब सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। तो अम्बाला में ही बुलाया गया हमें। 17 मई को जो है हमें बुलाया था। 17 मई को हम चले गए अम्बाला में। वहाँ मेरा सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ हुआ। वहाँ से मुझे एक स्टेशन अलॉट किया गया कि आपको इस स्टेशन पे जाना है। वहाँ से मैं 18 को मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। 17 को, 18 को कंप्लीट हो गया था, 18 मई को। फिर मैंने स्टेशन आके 19 मई को स्टेशन पे आके ज्वाइन कर लिया। यहाँ आने के मुझे लगभग 2 से 3 दिन तक मैं यहीं रहा स्टेशन पे ही। उसके बाद जो पॉइंट्समैन की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आप बिना ट्रेनिंग के आप जो है ड्यूटी पे नहीं रख सकते। हाँ, उसे 2-4 दिन रख सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं रख सकते ज़्यादा टाइम। तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ से ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। वहाँ मेरी जो है लगभग 1 महीने तक ट्रेनिंग हुई। 1 महीने ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जून में मैं 20 तारीख के आसपास वापसी आ गया था। 20-22 तारीख के आसपास वापसी आके मैंने स्टेशन पे ड्यूटी कर ली। ये 2023 की बात है। अभी मुझे लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है यहाँ जॉब करते हुए। बढ़िया चल रही है पॉइंट्समैन की ड्यूटी। हालांकि 12 घंटे की ड्यूटी है, टाइम ज़्यादा है, लेकिन ये है कि ठीक है, बढ़िया है। एक बेरोज़गारी से तो बहुत बढ़िया है कि आपके पास एक जॉब हो, आप माँ बाप को भी कमा के दे सकें, अपना भी अच्छा कुछ कर सकें। ठीक है, तो बेरोज़गारी के हिसाब से बहुत है। अब बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो तैयारी तो करते हैं और ग्रुप डी में आ भी जाते हैं, लेकिन वो क्या है कि बहुत ज़्यादा उनका स्टैंडर्ड कुछ ज़्यादा होता है, वो नहीं कर पाते ये वाली जॉब। आ जाते हैं, आने के तुरंत ही छोड़ के चले जाते हैं, या थोड़े टाइम में कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, वो तो बहुत अच्छी बात है, चलो और कहीं सिलेक्शन हो गया, चले गए। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो आने के बाद छोड़ के चले जाते हैं, उनकी वजह से फिर दूसरे फिर वेटिंग क्लियर होती है, नहीं होती, वो आगे की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा बताया कि मैंने कहाँ से तैयारी शुरू की, कैसे तैयारी शुरू की, कहाँ से पढ़ाई की। ठीक है, तो हालांकि आप 6 महीने के अंदर अंदर आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं अगर आप सही डायरेक्शन में जाएं तो। मुझे तो शुरुआत में डायरेक्शन नहीं मिली कि मुझे कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए। अगर सही डायरेक्शन मिल जाए तो 6 महीने के अंदर आराम से आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से डालना है, क्या क्या उसमें पढ़ना है, पोस्ट प्रेफरेंस में कौन कौन सी पोस्ट अच्छी है, किस पे क्या काम होता है, इस पे भी बात करेंगे। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।